तो भाई आज की रॉ में बेचारे जे उसो का मानसिक संतुलन हिल चुका है और भाई इस कदर हिल चुका है कि रोमन रेंस को वो टारगेट कर रहे हैं, जो कि बाद में जाकर उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। तो भाई सर्वाइवर सीरीज के बाद आज हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिली, जहां WWE ने क्लियर कर दिया है कि आगे के उनके प्लान्स क्या होने वाले हैं। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें रेहा रिप्ली और इयो स्काई के साथ देखने को मिलती है। अब यहाँ रिंग में आने के बाद रेहा रिप्ली का कहना था कि वो अभी भी काबुकी वॉरियर्स से डन नहीं हुए हैं, क्योंकि भाई इतने टाइम से जो काबुकी वॉरियर्स इयो स्काई के साथ करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें बदला चाहिए और वो बदला वो टैग टीम टाइटल्स उनसे लेकर पूरा करेंगी। अब इसके बाद यहाँ अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर की भी एंट्री हो जाती है, जिनकी डिमांड थी कि पहले उन्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्हें रीमैच नहीं मिला है जब से वो चैंपियनशिप को हारे थे। अब यहाँ से क्लियर लग रहा था कि WWE करने क्या वाली है। तो भाई अलेक्सा ब्लिस यहाँ चैलेंज थ्रो कर देती हैं इयो स्काई और रेहा रिप्ली के ऊपर, जिससे इयो स्काई और रेहा रिप्ली एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। अभी बाद में हमें पता चलता है कि इनका टैग टीम टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच रॉ के मेन इवेंट में होने वाला है। और भाई WWE ने मेन इवेंट में बड़ा पंगा प्लान करके रखा था। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से एडम पेयर्स देखने को मिलते हैं, जहां आईवी नाइल भी आती हैं और यहां उन्हें बताया जाता है कि वो नेक्स्ट इन लाइन है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इसके बाद हमें पॉल हेमन और ब्रॉन बेकर की एंट्री देखने को मिलती है। अभी क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में ब्रॉन बेकर ने सीएम पंक को पिन किया था, तो पॉल हेमन यहाँ एडम पेयर्स से बात करने के लिए आए थे और भाई ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन स्पेशली एडम पेयर्स को अलग से रूम में लेकर जाते हैं। तो भाई यहाँ से लग रहा था कि पॉल हेमन ब्रॉन बेकर के लिए चैंपियनशिप मैच लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वैसे बाद में WWE यहाँ भी बहुत कुछ रिवील करने वाली थी। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें द लास्ट टाइम इज नाउ के टूर्नामेंट का मैच देखने को मिलता है जे उसो और LA नाइट के बीच में। अब इस मैच में देखने वाली बात थी कि WWE अपर हैंड किसे देने वाली है, क्योंकि भाई दोनों को ही WWE बड़ा तगड़ा बुक करती है। अब बात करें इनके मैच की, तो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं जे उसो की किसी तरह से LA नाइट को हरा दिया जाए, लेकिन भाई जे उसो के हर मूव पर LA नाइट किक आउट कर रहे थे। एक मूवमेंट पर तो जे उसो सुपर किक, स्पेयर और उसो स्प्लैश भी लगाते हैं LA नाइट को, लेकिन भाई वहां भी LA नाइट ने किक आउट कर दिया, जिसके बाद जे उसो की शक्ल देखने वाली थी। अब ये मैच हमें ज्यादा लंबा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन भाई WWE ने डिसीजन बड़े ही अजीब तरीके से निकाला, क्योंकि LA नाइट ने यहाँ रोल अप करके जे उसो को पिन कराया और इसी के साथ अब वो द लास्ट टाइम इज नाउ के टूर्नामेंट के फाइनल में जाने वाले हैं। अभी इस हार के बाद जे उसो का भाई रिएक्शन बड़ा ही तगड़ा सा निकलता है, क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। अभी हमें पता है कि ज्यादातर सुपरस्टार्स का गुस्सा लोगन पॉल की प्राइम की बोतलों पर ही निकलता है, तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था। अभी हमें पता है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले WWE जे उसो के साथ कुछ प्लान कर रही थी, जहाँ उनकी थोड़ी हील साइड हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन भाई सर्वाइवर सीरीज की वजह से WWE ने उसे थोड़ा होल्ड पर डाल दिया था। पर अब फिर से WWE जे उसो के साथ वही चीजें स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि आज उनके रिएक्शन से तो ऐसा ही लग रहा था और बाद में जो वो करने वाले थे उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जे उसो का आगे प्लान क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें रिंग में देखने को मिलते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। और भाई अभी सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना से चैंपियनशिप लेने के बाद उन्होंने अभी तक उनकी साइड प्लेट्स नहीं हटाई हैं, तो भाई शायद यहाँ जॉन सीना या फिर उनके फैंस को चिढ़ाने की कोशिश करी जा रही थी। वैसे यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी पूरी जजमेंट डे की टीम के साथ आए थे, बस यहाँ लिव मॉर्गन नहीं थी, जिन्हें स्पेशली इंट्रोड्यूस करा जाता है डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से, जिसके बाद भाई लिव मॉर्गन भी रिंग में आ जाती हैं। अभी यहाँ लिव मॉर्गन का कहना था कि उन्होंने सुना है कि उनके जाने के बाद जजमेंट डे वीक हो गई है और फिलहाल जजमेंट डे के मेंबर्स की हालत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन क्योंकि अब वो वापस आ गई हैं तो फिर से जजमेंट डे टॉप पर पहुंचने वाली है और वो मंडे नाइट रॉ को रन करने वाले हैं। यहाँ वैसे ज्यादा कुछ हमें देखने को मिलता नहीं है, लेकिन इसके बाद वैसे डोमिनिक मिस्टीरियो को एक थप्पड़ पड़ता है और थोड़ा सा रोमांटिक मूवमेंट हमें लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में देखने को मिलता है, जो कि भाई रोमांटिक कम फनी ज्यादा लग रहा था। अब इसके बाद फिर से हमें एडम पेयर्स बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जहाँ वो रेफरी से बात कर रहे थे और यहाँ उनका कहना था कि भाई वो मिस्ट्री मैन जो भी सर्वाइवर सीरीज में आया था उसका पता लगाओ। नेक्स्ट हमें टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच देखने को मिलता है न्यू डे, एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली के बीच में। और आज न्यू डे को देखकर सच में लग रहा था कि उन्हें टैग टीम टाइटल्स चाहिए, क्योंकि रेसलिंग वाइज ये मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वैसे तो यहाँ ग्रेसन वॉलर भी थे, जो कि मैच में बड़ा चुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि स्टाइल्स क्लैश के साथ इस मैच में एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है।
जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था क्योंकि अभी तो ये चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। अब नेक्स्ट हमें इसके बाद स्टेफनी वकार देखने को मिलती हैं बैक स्टेज से, जहाँ निकी बेला को हराने के बाद अब वो नेक्स्ट चैलेंजर का इंतजार कर रही हैं और यहाँ लिव मॉर्गन उन्हें इंटरप्ट करती हैं। अभी लिव मॉर्गन ने यहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन लग रहा है कि उनके इरादे हैं नेक्स्ट अप वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जाने के। और भाई ये फ्यूड शायद स्टेफनी वकार के रेन को थोड़ा अच्छा बना सकती है। अब इसके बाद रिंग में एंट्री होती है द विजन की, और भाई शॉकिंगली अभी भी लोगन पॉल विजन के साथ ही हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी लग रहा था कि शायद सर्वाइवर सीरीज तक लोगन पॉल विजन के साथ रहेंगे, लेकिन भाई जिस हिसाब से WWE लोगन पॉल को यहाँ लेकर आई है, लग तो रहा है कि परमानेंटली उन्हें शायद विजन में एंट्री मिल गई है। और भाई इसका रीजन खुद लोगन पॉल ने ही बता दिया, क्योंकि रिंग में आने के बाद उनका कहना था कि अब लोगन पॉल परमानेंटली विजन का पार्ट हो गए हैं। हो सकता है शायद WWE ने रेगुलर यूज़ ना करे, लेकिन कभी कभी जब भी वो आए विजन की टीम में हमें डायरेक्ट देखने को मिले, क्योंकि हमें पता है कि लोगन पॉल ज़्यादा अपीयरेंस करते नहीं हैं। अब इसके बाद पॉल हेमन बताते हैं कि ब्रॉन बेकर को CM पंक के साथ WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिला है, और भाई ये मैच जनवरी 5 नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट रॉ में। अभी कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट्स आई थी कि WWE CM पंक और ब्रॉन बेकर का मैच रेसलमेनिया में करवाने वाली है, जो कि हो तो इस मैच के बाद भी सकता है, लेकिन देखना होगा कि चैंपियनशिप किसके हाथ में होगी। वैसे इसके बाद ब्रॉन बेकर को भी माइक दिया जाता है, जहां वो बहुत बुरी तरह से CM पंक को बजाते हैं, और बड़ा ही तगड़ा सा प्रोमो हमें उनकी तरफ से देखने को मिलता है, जहां वो बता रहे थे कि एक टाइम पर CM पंक कितने बड़े सुपरस्टार थे और वो बस एक फैन थे, लेकिन अब उन्हें मैच मिला है CM पंक के साथ ही और अब वो उन्हें बजाने वाले हैं। यहाँ वो ये भी बताते हैं कि भाई तेरे घर में एक ही बड़ा सुपरस्टार है और वो AJ ली है। अभी वैसे जिस अग्रेशन के साथ ब्रॉन बेकर ये प्रोमो कट कर रहे थे वो बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा था, और यहाँ से लग तो रहा था कि बंदा कैपेबल है WWE की चैंपियनशिप को होल्ड करने के लिए। अब इसके बाद बैक स्टेज से हमें जे ऊसो देखने को मिलते हैं, जिनका मानसिक संतुलन अब LA नाइट से हारने के बाद हिल गया है। यहाँ वो जैकी रेडमंड के किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं रहे थे, जहाँ उनसे मिस्ट्री अटैकर, सर्वाइवर सीरीज की हार और ब्रॉन बेकर के नंबर 1 कंटेंडर बनने के सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन भाई जे ऊसो का यहाँ कुछ भी जवाब हमें ज्यादा कुछ सुनने को मिलता नहीं है। लेकिन जाते जाते वैसे वो ये जरूर बोल के जाते हैं कि रोमन रेंस बहुत ज्यादा सही कह रहे थे कि वो टाइटल्स उनके ऊपर ज्यादा सूट करते हैं। अभी सर्वाइवर सीरीज के पहले जो रॉ हुई थी वहां हमने देखा था कि रोमन रेंस ने CM पंक और कोडी रोड से ये कहा था। अभी जे ऊसो ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है ये तो नहीं क्लियर लग रहा है, लेकिन रोमन रेंस और जे ऊसो का कुछ तो WWE प्लान कर रही है, क्योंकि यहाँ जे ऊसो के पास बहुत कुछ था बोलने के लिए, लेकिन रोमन रेंस की ये बात उठाने का मतलब समझ में नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सोलो सिकोआ और गंथर के बीच में, और ये मैच द लास्ट टाइम इज नाउ के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का दूसरा मैच था। वैसे इस मैच में लग रहा था कि गंथर सोलो सिकोआ के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ भी बड़ी कड़ी टक्कर दे रहे थे गंथर को। अभी बात करें मैच के एंड की, तो एक मूवमेंट पर सोलो सिकोआ टर्न बकल को अनकवर कर देते हैं, तो यहाँ रेफरी उसे कवर करने में बिजी हो जाता है। अभी क्योंकि यहाँ सोलो सिकोआ अकेले नहीं आए थे, उनके साथ टाला टोंगा भी आए थे, तो रेफरी के बिजी हो जाने के बाद यहाँ टाला टोंगा गंथर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि गंथर यहाँ टाला टोंगा को लो ब्लो लगा देते हैं, जिसके बाद गंथर और सोलो सिकोआ रिंग में जाते हैं और रेफरी फिर से टाला टोंगा में बिजी हो जाता है, और भाई गंथर को फिर से मौका मिल जाता है लो ब्लो मारने का। तो यहाँ सोलो सिकोआ को लो ब्लो पड़ता है और इस मैच में गंथर की जीत हो जाती है। अब ये मैच भले ही रैंडम लग रहा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा मैच था। वैसे इसके बाद LA नाइट की भी एंट्री होती है, जिनका हमें आमना सामना देखने को मिलता है गंथर के साथ, और अब इन दोनों में से ही कोई एक जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट होने वाला है, और इनका मैच हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। अभी इसके बाद बैक स्टेज से एडम पियर्स, AJ स्टाइल्स और ड्रैगन ली हमें देखने को मिलते हैं, जहां ड्रैगन ली और AJ स्टाइल्स का कहना है कि वो अपनी चैंपियनशिप को नेक्स्ट वीक फिर से डिफेंड करना चाहते हैं, और इस बार वो चाहते हैं कि वॉर राइडर्स के खिलाफ उन्हें डिफेंड करा जाए। तो भाई नेक्स्ट वीक के लिए ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। वैसे इसी के साथ रे मिस्टीरियो का भी बैक स्टेज से इंटरव्यू चल रहा था, जहां उनसे पूछा जाता है कि क्या वो डोमिनिक मिस्टीरियो को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फेस कर सकते हैं। अब यहाँ रे मिस्टीरियो ज्यादा कुछ बोलते उससे पहले ही लोगन पॉल उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं, जहाँ उनका कहना है कि विजन का टारगेट नेक्स्ट अब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल होने वाला है, तो भाई रे मिस्टीरियो को इससे दूर रहना चाहिए। यहाँ लोगन पॉल रे मिस्टीरियो को रिटायर करने की भी बात कर रहे थे, जो कि शायद उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद रे मिस्टीरियो बड़ा ही तगड़ा सा तमाचा लोगन पॉल को मारते हैं। तो भाई यहाँ से देखकर लग रहा है कि शायद रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल का WWE कुछ प्रोग्राम बुक करने वाली है,
लेकिन लोगन पॉल के इरादे तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के भी हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें देखने को मिलता है रॉ का मेन इवेंट, जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था। ये मैच अलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर, रेहा रिप्ली और इयो स्काई के बीच में होने वाला था। अब ये मैच WWE ने मेन इवेंट में इसीलिए रखा था क्योंकि आज ज़्यादा कुछ WWE के पास करने को था नहीं। बाकी ये मैच हमें ठीक ठाक सा ही देखने को मिलता है, लेकिन भाई इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता क्योंकि यहाँ कबूकी वॉरियर्स की इंटरफेरेंस हो जाती है और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ बाकी के मेंबर्स को कबूकी वॉरियर्स से बचाने के लिए बेली और लायरा वल्कीरिया की एंट्री होती है, लेकिन भाई इसके बाद केओस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सैन परेज भी यहाँ आ जाती हैं और सबकी बड़ी तबीयत से धुलाई करी जाती है। और यहाँ से क्लियर लग रहा है कि रॉक्सैन परेज, रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए जा रहे हैं। अभी वैसे यहाँ लिव मॉर्गन ने टैग टीम चैंपियनशिप रॉक्सैन परेज के हाथों में थमा दी थी, तो शायद उनका टारगेट दूसरी और बड़ी चैंपियनशिप होने वाली है। बाकी शायद WWE ने इसीलिए इस मैच को मेन इवेंट में डाला था क्योंकि ये केओस वाला माहौल WWE क्रिएट करना चाह रही होगी। पर स्टिल भाई सर्वाइवर सीरीज के पहले जो रॉ हो रही थी वो इससे बहुत ज्यादा बेटर थी और अभी सर्वाइवर सीरीज के बाद अचानक से माहौल बड़ा ठंडा सा हो गया है। आज हमें ज्यादा कुछ स्पेशल देखने को मिला नहीं। कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।